हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली mischievous and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। नमस्कार, आज के इस विशेष अड्डा में बात करेंगे सैयदैन हमीद, जानी मानी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, देश की तरक्की पसंद यानी प्रोग्रेसिव मुसलमान महिला का चेहरा, और उनके उस बयान की जो अभी अभी आपने हमारे इस अड्डा में सुना। इस बयान के क्या मायने हैं, क्यों सैयदा हमीद और उनके जैसे लोग समय समय पर ऐसी बात उठाते हैं, ऐसे मुद्दे उछालते हैं, और देश की राजनीति, और राजनीति तो छोड़िए, देश की सुरक्षा, देश के विकास और देश के सामाजिक, जो हमारी सामाजिक समरसता है, सद्भाव है, उसके लिए इन बयानों के क्या मायने हैं। तो चलिए बहुत कम शब्दों में एक बार आपको बता दूं कि आपने अभी अभी जो बयान सुना, गुवाहाटी से रिकॉर्ड किया गया ये बयान था। तो कौन है ये सैयदा हमीद? सैयदैन हमीद, जैसा मैंने कहा, देश के एलीट, पढ़े लिखे, ज़हीन मुसलमान समाज का चेहरा मानी जाती हैं। इनके बाप दादा सभी बेहद एक रुतबे वाले पोजीशन पे रह चुके थे, और खुद सैयदा हमीद कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इन सबके करीबी बताई जाती हैं। और यूपीए सरकार के दौरान योजना आयोग, जो अब नीति आयोग जिसका स्वरूप बदल गया है, योजना आयोग में एक सदस्य के तौर पर भी ये मेंबर प्लानिंग कमीशन थी। आज जो बयान जो हमने अभी आपको सुनाया, वो उस समय हुआ जब एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट, जो खुद को सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक अधिकार जो होते हैं, सिविल लिबर्टीज के बहाने उन्होंने एक सेमिनार किया, जहां इस बात पर बहुत कड़ा उन्होंने ऐतराज जताया कि क्यों असम की राज्य सरकार, हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार, जो घुसपैठिए हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनको वापस भेज रही है, भारत की सीमा से बाहर कर रही है, उनका बांग्लादेश की ओर डिपोर्टेशन क्यों हो रहा है, और किस तरह से ये एक भाजपा आरएसएस का एजेंडा है वगैरह। वहीं उसी मौके पर सैयदा हमीद ने ये कहा, अगर आप उस बयान को फिर से गौर से सुने, आपने मीडिया में भी इसकी सुर्खियां देखी होंगी, 3 बड़ी बातें इस बयान में सैयदा हमीद जो है वो रेखांकित कर रही हैं। पहला, कि ये जो डिपोर्टेशन हो रहा है, ये घुसपैठियों को पहचान करके इनको बाहर भेजा जा रहा है, ये बहुत ही जुल्म हो रहा है, ये बहुत गलत है और ये बंद होना चाहिए। दूसरा, कि ये जो एक कोशिश है मुसलमानों को बाहर करने की और उनको बांग्लादेशी है ऐसा बताने की, ये भी गलत है। जानबूझकर उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है ताकि उनको अलग किया जाए। और अंतिम में वो कहती हैं कि अगर वो है भी बांग्लादेशी तो क्या, ये सब अल्लाह की जमीन है और अल्लाह के बंदे हैं,
अगर वो यहाँ रह भी रहे हैं तो इंसानियत के नाते उनको इस तरह से बाहर न किया जाए। और वो ये भी कहती हैं कि ये जो भारत की सिक्योरिटी और रिसोर्सेज वगैरह की बात उठाई जाती है, ऐसा सब कुछ नहीं है, ये हिमंत सरकार का एजेंडा है। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरा वाकया, ये पूरा जो बयान है, इसके निहितार्थ क्या है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है देश की सुरक्षा के लिए, समाज में सद्भाव के लिए, और असम जहां की बात हो रही है, असम के समाज, वहां की डेमोग्राफी के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इन्हीं बातों पर कम शब्दों में कुछ कुछ मिनटों की चर्चा आज हम इस विशेष अड्डा में कर रहे हैं। मैं सीधे आना चाहती हूँ ओपिनियन अड्डा के हमारे साथी विनोद कुमार शुक्ला जी के पास। वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि समसामयिक मुद्दों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, खुलकर अपनी बात कहते हैं। विनोद, सबसे पहले सैयदा हमीद ने कहा है कि ये सारी जो जमीन है, ये जो सारी जगह है, ये अल्लाह की है। अगर अल्लाह के बंदे रह रहे हैं तो इस तरह से उनको बाहर करना ठीक नहीं है। और अगर वो हैं भी बांग्लादेशी तो क्या हो गया, इंसानियत के नाते उनको भी हक होना चाहिए यहाँ सुकून से रहने का। क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए स्मिता, मुझे लगता है कि कई चीजों को समझना होगा। सबसे पहली बात कि ये कहीं से प्रोग्रेसिव नहीं है। प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश जरूर ये करती हैं। प्रोग्रेसिव बनने की कोशिश इन्होंने पहली बार तब की थी जब इन्होंने ये दावा किया था कि निकाह जो है, जो मुस्लिम मैरिज है, उसको कोई महिला भी प्रिसाइड कर सकती है। और इन्होंने दावा किया था कि मैं मुस्लिम मैरिज करा सकती हूँ, निकाह करा सकती हूँ। उसके बाद जिस तरह से इन पर मुस्लिम स्कॉलर्स, सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स पड़े थे, उसके बाद फिर ये गायब हो गई थी और इनको अपने बात पर रिट्रैक्ट करना पड़ा, बहुत सारी चीजें और हुई थी। तो ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये कंजर्वेटिव है। दूसरा मसला आपका ये है, दूसरी बात जो बात आप कह रही हैं कि ये जो बात कह रही हैं कि विनोद, ये घुसपैठी वाले बयान पर आते हैं। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, अब उसी पर आ रहा हूँ। जो घुसपैठिए की बात ये कह रही हैं, पहली बात ये जो कह रही हैं कि ये अल्लाह की जमीन है, यहाँ पर सबको रहना चाहिए, ह्यूमैनिटी की बात होनी चाहिए। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली mischievous and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। तो क्या उन लोगों का मानवाधिकार नहीं है जो इस देश के हैं, और उनका अधिकार जो ये घुसपैठिए छीनते हैं, चाहे उनके नौकरी की बात हो, चाहे उनके जमीन की बात हो, चाहे उनके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाती है इस देश के नागरिकों के लिए, क्या उनका कोई राइट नहीं है? अच्छा, अगर ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट की बात कर रही हैं, तो ह्यूमन राइट की बात करने के लिए 56 इस्लामिक देश हैं जिनका ढोल पूरा इस्लामिक वर्ल्ड पीटता रहता है। भारत के मुसलमान पीटते रहते हैं। तो वो वहां जाकर के अपने राइट्स को क्लेम क्यों नहीं करते हैं? वहां जाकर के क्यों नहीं शरण लेते हैं? बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान क्यों नहीं जाते हैं? बांग्लादेश के लोग मालदीव्स क्यों नहीं जाते हैं? और अब तो दोस्ती भी काफी हो गई है। अभी अभी इसहाक डार ढाका होकर आए, अब तो दोस्ती भी माशाअल्लाह गहरी होती जा रही है।
दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि उनके आने से किसी को नुकसान नहीं है। तब जो नुकसान नहीं है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप जो मतलब जो योजना आयोग का अध्यक्ष है, योजना आयोग का सदस्य रहा हो, वो ये कह रहा है कि इससे किसी का नुकसान नहीं। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं हो सकता है कि ये इससे इस देश के नागरिकों का नुकसान है। इस देश के लोगों को का एम्प्लॉयमेंट ये लोग खाते हैं, इन लोगों की जमीन खाते हैं, इनके रिसोर्सेज खाते हैं। तो ये नुकसान सीधे तौर पर यहाँ की जनता का है। और ये बेसिकली जैसा मैंने कहा कि ये कंजर्वेटिव महिला है, और कंजर्वेटिव महिला इसलिए भी है कि ये जब बात कर रहे हैं कि अल्लाह की जमीन है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा जो क्रिएशन है, अर्थ है, वो अल्लाह का है, तो उन्हीं का अधिकार है। ये आप उस दृष्टि से देखिए, ये वो फिलॉसफी बता रही है कि ये जमीन उन्हीं की है। आप इस देश में मतलब आप बाहरी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चूंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर उस तरह से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली उन्हीं का अधिकार है। आप तो यहाँ पर टेनेंट हो, आपके पास अधिकार नहीं है। अधिकार एक्चुअली जी उन्हीं का है। तो कुल ठीक। मिलाकर के ये उसी तरह तो का। बिल्कुल सही है। और सुरक्षा की बात रह गई, जो ये कहते हैं कि ये तो गरीब मजलूम है, अपना पेट भरने, रोजगार और अपना जीवन, एक बेहतर जीवन की तलाश में आए हैं। क्या जहांगीरपुरी में जो हुआ हमने नहीं देखा? पुणे में हाल में जो हुआ हमने नहीं देखा? असम के धुबरी, एक कोने में धुबरी से लेकर दूसरे कोने में ग्वालपाड़ा तक क्या कुछ होता है? मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना, बारासात में हर दूसरे दिन क्या होता है, ये अभी हमें देखना चाहिए। लेकिन जल्दी से कुछ बयान इस संदर्भ में बताना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी एक्ट पर जब सुनवाई चल रही थी, तो घुसपैठ की समस्या के बारे में कहा था, इट इज एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी भारत पर एक चढ़ाई है, एक भारत पर हमला है ये। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोई बीजेपी आरएसएस का बयान, राजनीतिक बयान नहीं था। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि 2041 तक असम में हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या बराबर हो जाएगी, और उसके बाद अगर ऐसा चलता रहा तो मुसलमान बढ़ जाएंगे, हिंदू कम होते जाएंगे। क्योंकि ये जो वृद्धि है जिस तरह से हो रही है, और 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए दिसपुर में, राजधानी में, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ साल तक ऐसा चलता रहा, अगर हमने कड़ाई से घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मेरी जगह कोई बाहर वाला आकर झंडा फहराएगा। बाहर वाले से आप आशय समझ रहे हैं। जल्दी से कुछ आंकड़े बस 1 मिनट में देना चाहूंगी। आज की डेट में असम में मुसलमान समाज की जनसंख्या जो अंदाजा है वो 34 यानी 34% बताई जाती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि जो लोकल अहोमिया, जो असमिया मुसलमान है, उसकी जनसंख्या 3% से ज्यादा नहीं है। तो यानी आज असम में जो 34% मुसलमान हैं, 3% को छोड़ करके 31% से ज्यादा मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों की जनसंख्या है। यानी सीधे सीधे 1/3 जो असम की जनसंख्या है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों की है। क्या ये भयावह स्थिति नहीं है? दूसरा आंकड़ा, किस तरह से असम में ये वृद्धि बढ़ी है। मैं, क्योंकि साथियों ये दशकों की समस्या रही है, 7 दशकों से है, तो इसीलिए बहुत विस्तार में मुमकिन नहीं है। बस 2 वाक्य में बताना चाहूंगी। 1951 में जब जनगणना हुई, प्रथम जनगणना, जो फर्स्ट सेंसस हमारे आजाद भारत में हुआ था, उससे पहले अंग्रेजों ने सेंसस करवाया था। उसमें असम में मुस्लिम आबादी 22.6 22.6% थी। उसके 20 साल बाद 71 में 1971 में 24.6 24.6% हो गई। उसके भी 20 साल के बाद ये लगभग 29% पे पहुंच गई। लेकिन अब जो वृद्धि हाल में हुई है वो इससे कहीं ज्यादा तेजी से हुई है।
यह जानते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसे पॉकेट्स हैं जहां वो बहुलता में आ गए हैं, जिससे कि स्थानीय जो असमिया है, जो असमिया समाज के लोग हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो उसमें बेहद असुरक्षा की भावना में जी रहे और घिर गए हैं एक तरह से। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री को लाल किले से 15 अगस्त के भाषण में ये ऐलान करना पड़ा कि एक डेमोग्राफी मिशन स्थापित होगा और टाइम बाउंड तरीके से, समयबद्ध तरीके से वो अपने मिशन पे काम करेगा, जिसको लेकर बहुत सारी बड़ी तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई उसी दिन 15 अगस्त को ही, आप सबने सुना होगा। लेकिन हम इस बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और विनोद, एक इम्प्रेशन, एक छवि बनाई जाती है कि एक गरीब कम पढ़ा लिखा मुसलमान है जो आमतौर पर कट्टरपंथी हो जाता है, क्योंकि वो इतना अवेयर नहीं है, वो इतना उसकी सजगता इतनी नहीं है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो कठमुल्लों के बातों में आ जाता है, मदरसे में पढ़ता है, उसको रेडिकलाइजेशन की घुट्टी पिलाई जाती है और वो इसलिए इस तरह की बातें करता है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पढ़ाई लिखाई, डिग्रीज, एलीट, बेहद ज़हीन तबके के जो मुसलमान माने जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, वो अपने प्रोग्रेसिविज्म के पीछे, सेकुलरिज्म के पीछे वही है जो सबसे ज्यादा कट्टरवाद को, सांप्रदायिकता को और इस तरह के जाकिर नाइक जैसे लोगों को जो बढ़ावा देते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। और क्या ये सच नहीं है कि भारत का विभाजन कम पढ़े लिखे मौलवियों, मुल्लाओं ने और कम पढ़े लिखे गरीब कट्टर मुसलमान ने नहीं, इन्हीं एलीट मुसलमानों ने मिलकर के किया था? देखिए, मैं नाम गिनना, 2-3 नाम गिना देता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, अल्लामा इकबाल, ये सारे लोग अनपढ़ या नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। इसके अलावा वो तो बैरिस्टर थे। हाँ, लंबी फेहरिस्त है, उतना गिनाने का टाइम नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी विषय है जिस पर बहुत ज्यादा। अब जिनकी आप सैयदा हमीद की बात है, इनके पिताजी देश के पहले शिक्षा सचिव थे। दिक्कत ये है ना, कांग्रेस ने सब तो इस तरह के लोग को कर लिए, लेकिन जो पहला शिक्षा मंत्री था वो अनपढ़ था, मतलब वो मदरसा एजुकेटेड था, उसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। तो ये, लेकिन ये बातें निकल करके नहीं आती, क्योंकि बड़े नाम थे, बड़े नाम पर कोई इस तरह की बात नहीं करता है। लेकिन मूल विषय जो है वो ये है कि जिन लोगों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है, वो अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, उनको जैसा बोल दिया जाता है वो करते हैं। जिन्ना ने इसी तरह से तो किया, जिन्ना ने सबको हाँक दिया एक उसमें। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमैनिटी। अरे इंसान हैं तो वाई कांट ह्यूमन बींग्स, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, ये जो पूरा का पूरा इन्फिल्ट्रेशन वाला है, ये पार्टीशन के बाद से लगातार जारी रहा है। और एक बहुत बड़े नेता जो बाद में जाकर के भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी भूमिका इस मामले में संदिग्ध थी। इसलिए आसाम के एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी को, वो उस समय वहां पर मंत्री थे आसाम सरकार में, और इस तरह की सूचनाएं हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी, आप नाम लेने पे क्यों परहेज कर रहे हैं? नहीं, मैं परहेज नहीं, मैं आ रहा था वहीं पर।
तो उनको बोला गया और इंदिरा गांधी से कहा गया कि आप इनको हटा लीजिए अगर आसाम को बर्बादी की तरफ नहीं लेके जाना है। बाद में इंदिरा गांधी ने उनको वहां से हटाया और वहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी। और राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिया। हाँ, और सबसे ज्यादा, और बाद में इमरजेंसी उन्होंने ही रात में साइन किया। और सबसे हाँ। बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन इन्हीं के समय में हुआ, और ये जिम्मेदार थे इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के। तब जब एक राष्ट्रपति, मतलब एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास सरकार में मंत्री हो, वो इस तरह का काम करा रहा है, और इस तरह का काम कराने वाले बहुत सारे नेता हैं अभी। ऐसे तो आरोप एक और नेता पर लगता है जो अभी सांसद, इस बार सांसदी का चुनाव हार गए हैं। तो ये एक बड़ी, वहां पर बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, और ये ऑर्गेनाइज तरीके से करने के पीछे सिर्फ यही मंशा है कि वहां पर जो रिसोर्सेज हैं उनको कब्जा किया जाए, और धीरे धीरे उसको माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में टर्न किया जाए। ये एक बड़ी मुहिम है, और उसी मुहिम का हिस्सा है। और ये केवल आसाम में नहीं है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट में हो रहा है। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के लोग आते थे, वो इशू है ही है। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह की। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे कांग्रेस के जमाने में नेहरू का समय रहा हो, या सोनिया गांधी का समय रहा हो, इंदिरा गांधी का समय रहा हो, या बाकी किसी का नेता, वो इस तरह के नेताओं को प्रमोट करते हैं। जैसे अभी सैयद हमीदा, इनको मैडम को सोनिया गांधी ने प्रमोट किया। राजीव गांधी ने अपने समय में लोगों को प्रमोट किया। इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद जैसे नेताओं को प्रमोट किया। वैसे ही हुमायूं कबीर और इस तरह के लोगों को नेहरू ने प्रमोट किया। और ये आ करके सिर्फ कट्टरवाद की बात करते हैं। ये नेशनल इंटरेस्ट इनको नहीं समझ में आता है कि इन्फिल्ट्रेशन से भारत का कितना नुकसान हो रहा है, और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। विनोद, समय समय काफी हो गया है। एक और जल्दी से 1 मिनट में एक मुद्दा और, एक बिंदु और है जिस पर चर्चा किए बिना इस अड्डा को हम वाइंड अप नहीं कर सकते। तो जल्दी से ये बात भी करना जरूरी है कि जब हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी जब उस समय की मुस्लिम लीग ने बहुत जोर शोर से उसको चलाया, और अंततः वो जा करके दंगे हुए, कत्लेआम हुए, और अंततः देश के, हमारी मातृभूमि के विभाजन में जाकर वो उसकी परिणति हुई। उस समय भी ये कहा गया था कि मुसलमान बहुत दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, अगर अंग्रेज चले गए तो उस राज्य में मुसलमान पूरी तरह से उसके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वो बेहद मुश्किलों में आ जाएगा, तो इसलिए उसको अपना अलग शासन दे दिया जाए। इसी तरह से इन रोहिंग्याज और इन बांग्लादेशियों को जो एक डिजाइन के तहत आते हैं, ये सरकार की, भारत सरकार की रिपोर्ट में लिखा गया है और कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया। वो एक खास मकसद से यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके बारे में एक बेहद बेचारा वाली छवि क्रिएट करना, और ये कहना कि चलो अगर है भी बांग्लादेशी तो वो कहाँ जाए, बेचारा रह रहा है तो आपका क्या बिगाड़ रहा है, उसका पेट भर रहा है। इस तरह से एक अन्याय अत्याचार का नैरेटिव बना करके, क्या ये वही अनफिनिश्ड एजेंडा पार्टीशन का, क्या ये आगे नहीं बढ़ाया जा रहा? असम के पॉपुलेशन में बदलाव साफ है, बंगाल में साफ है, झारखंड में लगातार ये हो रहा है, उत्तराखंड तक बात पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि पार्टीशन की अनफिनिश्ड एजेंडा की बात करो तो कुछ लोग कहते हैं कि ये दिमाग का फितूर है, हिंदुत्ववादी सोच का एक थ्योरी है, काल्पनिक है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा एक बयान, ऐसा एक वीडियो सामने आता है जिसमें ये बात कही जाती है कि अब हमारा जो, कभी आईसिस की ओर से आता है, कभी यहाँ आईसिस के पेरोल पे जो बैठे हैं वो ये बात कहते हैं कि भाई हमें तो जो हमारा काम रह गया था उस काम को हमें पूरा करना है, उसको अंजाम देना है। तो क्या ये अनफिनिश्ड एजेंडा है? देखिए, इसमें
प्रश्न ही करना कि ये अनफिनिश्ड, क्या ये अनफिनिश्ड एजेंडा? बिल्कुल अनफिनिश्ड एजेंडा है उस एजेंडे पर। और ये जो गजवाए हिंद की बात होती है वो इसीलिए तो होती है, वो अनफिनिश्ड एजेंडा है। आप ऐसे सोचिए ना, जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले लोगों को डिपोर्ट करने की बात आई थी, तो 30 साल से रह रहा है पाकिस्तान का आदमी, 25 साल से रह रहा है पाकिस्तान का आदमी। अभी कल भागलपुर से 2 महिलाएं मिली हैं जो 1956 में भारत आई थी, और उनके पास सारे प्रमाण हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर कौन लोग पहुंचे हुए हैं? ये बाकायदा एक योजना का हिस्सा है। और ये देखिए, ये केवल उसमें 2 चीजें हैं। एक, भारत टारगेट है गजवाए हिंद के कारण, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टारगेट है। भारत अपने आप में गजवाए हिंद का वो जो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट है, उसकी अपनी एक वो है, उसकी एक अपनी योजना है, इसलिए उसको किया जाता है। और दूसरा, यूरोप, आप देखिए ना, सिमिलर पैटर्न यूरोप में है, वहां पर भी इसी तरह से किया जा रहा है। जहां धीरे धीरे एक एक शहर, एक एक काउंटी, धीरे 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 रिफ्यूजी रिफ्यूजी के नाम पर पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर लोकल को ही थ्रेटन वहां करने से लगते बाहर हैं, खदेड़ देते हैं। बाहर खदेड़ने लगते हैं। ये पूरा पैटर्न तो, और भारत तो सबसे बड़ा टारगेट है उसमें। उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वो तो उसके लिए तो मतलब सैंक्शनड है वो, कि आपको ये करना है, आपकी ये ड्यूटी है। तो उसको उसको करने के लिए चलिए लोगों को जी, इकट्ठा किया जाता है। तो अब इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। जाहिर है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गंभीर मसला है। इतने कम मिनटों में इस पर, इसके सारे आयाम, इसके सारे पहलुओं पर बात नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल आज का ये अड्डा यहाँ पर विराम देंगे। और साथियों, इस बात में क्या शक है कि हर दूसरे दिन कोई ऐसा बयान आता है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि एक बहुत बड़ा तबका इस देश में है जिसको विदेशों से ताकत मिल रही है, हमारे पड़ोसी देशों से ताकत मिल रही है। पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट टारगेट पर है। इस तरफ हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर तो है ही, ये भी टारगेट पर है। और ये बात समय समय पर सुर्खियों में लोग कह देते हैं, बेहिचक ऐसे बयान आते हैं। लेकिन जो ये समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला, मौलवियों के बहुत ज्यादा प्रभाव में आने वाला, कम पढ़ा लिखा गरीब मुसलमान वो कट्टरपंथी हो जाता है क्योंकि उसके पास वो एवेन्यूज नहीं है शिक्षा के, और वो इतना अवेयर नहीं है, उन लोगों को ऐसे बयानों को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, जैसा सैयदा हमीद का बयान आप सबने सुना। क्योंकि यही वो एक्टिविस्ट्स हैं, इन्हीं की बातें, इन्हीं के आर्ग्यूमेंट्स हैं जो केवल भारत नहीं, दुनिया भर के कैंपसेस और थिंक टैंक और सेमिनार्स में ये उठाते हैं और ये छवि क्रिएट करते हैं कि भारत में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जबकि वास्तव में टारगेट पर इस समय भारत है, भारत की सुरक्षा है, भारत की जनसांख्यिकी है। आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। देखते हैं आगे इस मुद्दे पर डेमोग्राफी मिशन के आने से क्या बदलाव आता है। फिलहाल जय हिंद, नमस्कार।